प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, साथ में एक क्लेथरेट कंपाउंड्स के बारे में भी बताया था। उसी से आगे आज हम अन्नाद के बारे में पढ़ेंगे तथा अन्नाद ऊर्जा के बारे में भी पढ़ेंगे जी। अन्नाद क्या होता है? जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक संरचना दर्शाता है तो प्रत्येक संरचना द्वारा यौगिक के किसी न किसी गुण की व्याख्या की जा सकती है। ये संरचनाएं अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं तथा वह वास्तविक संरचना जो इनके सभी गुणों को प्रदर्शित करती है अनुनादी संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाती है। ये सभी अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती हैं तथा ये वास्तविक संरचना का प्रतिनिधित्व अकेले नहीं कर सकती हैं। यौगिक की इन वास्तविक संरचनाओं को ही हम अनुनादी संरचना तथा अनुनादी संकर का योगदान, यौगिक की वास्तविक संरचनाओं में अनुनादी संरचना व अनुनादी संकर का योगदान होता है। अनुनाद के कारण यौगिक की ऊर्जा कम हो जाती है जिसके कारण उसमें स्थायित्व बढ़ जाता है। अधिकतम स्थायी जो अनुनादी संरचना और वास्तविक संरचना की ऊर्जाओं का अंतर ही अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। अनुनाद ऊर्जा क्या होता है कि जो अधिकतम स्थायी संरचना होती है और वास्तविक संरचना की जो ऊर्जाओं का अंतर होता है वो अनुनाद ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बेंजीन अणु की अनुनादी संरचना। प्रारंभ में जो है बेंजीन की दो संरचनाएं दी थी केकुले ने जो है। एक ये संरचना थी जो है और एक ये संरचना थी। इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार जो दूसरी संरचना है, पहली संरचना में जिसमें डबल बॉन्ड था, दूसरी संरचना में वहाँ सिंगल बॉन्ड है जो है, और यहाँ भी जो है अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से जो है। ये केकुले की संरचनाएं हैं। जो कार्बन कार्बन एकल बंध है और कार्बन कार्बन द्विबंध है। जो कार्बन कार्बन एकल बंध के बीच की जो दूरी होती है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम्स होती है तथा कार्बन कार्बन द्विबंध की जो एक्चुअल दूरी होती है वो 1.33 एंगस्ट्रॉम्स होती है। लेकिन जो केकुले ने संरचनाएं दी थी उसमें वास्तव में जो है बेंजीन में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 1.397 एंगस्ट्रॉम थी, अर्थात डबल बॉन्ड से तो थोड़ी सी ज़्यादा और सिंगल बॉन्ड से जो है थोड़ी सी कम। अर्थात बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बंध है उसमें कुछ गुण सिंगल बॉन्ड के और कुछ गुण जो है डबल बॉन्ड्स के पाए जाते हैं। कुछ और संरचनाएं हैं जिसको हम जो है डेबार संरचनाएं कहते हैं। एक ये संरचनाएं हैं, एक ये संरचना है, एक ये संरचनाएं हैं। ये तीनों भी जो है बेंजीन के कुछ ना कुछ गुण को रिप्रेजेंट करती हैं। इन सब का जो हाइब्रिड या अनुनाद संकर है या रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ये संरचना है जिसमें हमने जो है डॉटेड लाइन से जो है एक बेंजीन वलय बनाई है और डॉटेड लाइन से जो है उसको या एक गोले के द्वारा जो है उसको बीच में उनके जो डबल बॉन्ड्स हैं उनकी स्थिति को दर्शाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर किसी भी जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में ना तो पूर्णतया सिंगल बॉन्ड है ना पूर्णतया जो है डबल बॉन्ड्स है,
क्योंकि जो बेंजीन की जो बंध लंबाई हमने कैलकुलेट की है वो आती है 1.397 एंगस्ट्रॉम, अर्थात इसमें डबल बॉन्ड्स का भी और सिंगल बॉन्ड्स का भी समायोजन है। इसी प्रकार कुछ अन्य संरचनाएं हैं, जैसे कार्बोनेट CO3 2- आयन की अनुनादी संरचना। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो है 3 लोन पेयर हैं, इस पर 3 लोन पेयर है और एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंद है, अर्थात एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, अर्थात इस पर नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो है, तो जब एक लोन पेयर इसके ऊपर इधर माइग्रेट करेगा जो है, जब ये माइग्रेट करेगा जो है ऐसे, तो क्या होगा कि ये जो है डबल बॉन्ड है उठ के जो है इधर चला जाएगा, यानी ये एक हमारे को नई संरचना प्राप्त होगी। इस नई संरचना में क्या होगा कि ये इस ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में चले जाएगा और ये बॉन्ड इधर माइग्रेट हो जाएगा, तो ये एक नई संरचना प्राप्त हो जाएगी। यानी तीनों अलग अलग तीनों संरचनाएं जो है क्या कहलाती हैं, अनुनादी संरचना कहलाती है। और इसके जो इक्विवेलेंट है, यानी ऐसी संरचना जो इन तीनों को रिप्रेजेंट करती है, वो कहलाती है अनुनाद संकर। वो हमारी ये संरचना होगी, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड्स भी है। इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कार्बन ऑक्सीजन एकल बंध की लंबाई होती है वो होती है 1.43 एंगस्ट्रॉम्स, जबकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी द्विबंध की लंबाई होती है 1.22 एंगस्ट्रॉम। जबकि वास्तव में इस कार्बोनेट आयंस के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन है ये वाला, इनके बीच की जो लंबाई है वो 1.31 एंगस्ट्रॉम्स आती है, अर्थात ये दर्शाता है कि इसमें ना तो जो है पूर्णतया सिंगल बॉन्ड है, ना पूर्णतया डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार नाइट्रेट आयन की जो है अनुनादी संरचनाएं लेते हैं। नाइट्रेट्स में जो है NO3- होता है जो है, तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और N सिंगल बॉन्ड O, तो यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं जो है, और चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स होता है जो है, और इसका जो है ये यहाँ पे इधर माइग्रेट कर दिया, तो फिर इस पर भी जो है नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इस पर माइग्रेट करेगा और ये जो है जो डबल बॉन्ड्स का है वो बॉन्ड उठकर इस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएगा और हमें ये वाली अनुनादी संरचना प्राप्त होगी जो है। अब जो नीचे वाला है नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये जो है इसके उठ के ऊपर चला जाएगा और ये उठ के इधर चला जाएगा, तो हमें ये एक नई संरचना प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो तीनों संरचनाएं हैं ये अनुनादी संरचनाएं हैं। और ये जो चौथी संरचना है ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये अनुनादी संकर है। यहाँ भी हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बंध में एकल बंध होता है उसकी एक्चुअल लंबाई होती है 1.21 एंगस्ट्रॉम्स और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की लंबाई होती है 1.15 एंगस्ट्रॉम्स, जबकि वास्तव में जो है जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की यहाँ पर पाई जाती है एकल बंध की वो 1.36 एंगस्ट्रॉम है, जो कि इन दोनों के बीच की है, अर्थात पूर्णतया इसमें ना तो डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, ना ही सिंगल बॉन्ड्स है, अर्थात डबल बॉन्ड्स के भी गुण हैं और सिंगल बॉन्ड्स के भी गुण हैं। तो ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, यानी प्रत्येक संरचना कुछ ना कुछ अपना जो है योगदान करती है जो है। अब लेंगे हम अनुनाद के नियम। अनुनाद के क्या नियम हैं? कुछ नियम जो है वैज्ञानिकों ने बताए हैं कि अगर कोई यौगिक अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है तो निम्न नियमों का उसको फॉलो करना पड़ेगा, निम्न नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम है सभी अनुनादी संरचनाओं को लुईस संरचना के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी संरचना में कार्बन की 5 या हाइड्रोजन की
दो संयोजकता नहीं होनी चाहिए, अर्थात सभी बंध युग्मित इलेक्ट्रॉन और आवेशों को पूर्ण रूप से दर्शाए। यानी जो कार्बन की अगर हम लेते हैं तो उसमें कार्बन की ना तो 3 हो सकती है वैलेंसी, ना कार्बन की 5 हो सकती है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इथीन का लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसकी ये संरचना बनाना चाहें कि ये जो है लोन पेयर उठ के इसके ऊपर चले जाए और ये हाइड्रोजन इधर में, तो ये संरचना पॉसिबल नहीं है जो है, और ये नहीं हो सकती। यानी इसके ऊपर से ये बॉन्ड्स यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन भी शिफ्ट हो गया है, तो हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हो सकता जो है, यानी जो एटम्स हैं वो शिफ्ट नहीं हो सकते जो है, इसमें केवल बॉन्ड का माइग्रेशन हो सकता है जो है। इसी प्रकार से जो दूसरी संरचना है वो साइक्लोप्रोपिनाइल धनायन है। इसमें क्या है, केवल चार्ज ही जो है माइग्रेट कर रहा है जो है। पहले यहाँ पर है ये CH2 CH2, ये CH CH और CH2, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव आयन है ये जो है इधर माइग्रेट कर गया और ये बॉन्ड से इधर माइग्रेट कर जाएगा जो है। इसी तरीके से ये इधर माइग्रेट कर जाएगा और ये जो है इस पे आ जाएगा, ये एक नई संरचना बन जाएगी। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो हमारा ये ट्रायंगल होगा, यानी साइक्लोप्रोपिनाइल, और बीच में हम डॉटेड लाइन से जो है इसका गोला दिखाएंगे और गोले के बीच में धनायन दिखाएंगे जो है, पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे जो। तो ये एक सही संरचना है, जबकि ऊपर वाली संरचना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तीसरा नियम है जो है कि संरचना 1 और 2 की अनुनाद संरचनाएं सही नहीं है, क्योंकि इसमें परमाणु की स्थिति बदल रही है। तीसरा जो नियम है कि सभी अनुनादी संरचनाओं में युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहनी चाहिए। जैसा कि यहाँ हमने CH2 CH2 में लिया कि अगर इसका एक सिंगल बॉन्ड इस तरीके से टूटे कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पर चले जाए, तो यहाँ हम देखेंगे कि युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना 1 है और अयुग्मित कितना 1 है। यहाँ पर युग्मित कितने 2 और अयुग्मित जो है की संख्या 0। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि युग्मित और अयुग्मित दोनों की संख्या समान होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है CH2 CH CH C डबल बॉन्ड O, क्रोटोनल्डिहाइड कहते हैं इसमें। तो यहाँ भी हमने दिखाया कि ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कार्बन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, तो ये भी जो है रेडिकल्स तो नहीं बना, लेकिन ये जो इस तरीके से जो डबल बॉन्ड का विभाजन है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा जो है। इसी प्रकार जो चौथा नियम है कि प्रत्येक अनुनादी संरचना अनुनाद संकर में बराबर का योगदान नहीं देती है, क्योंकि विभिन्न अनुनादी संरचनाओं की आपेक्षिक ऊर्जा अलग अलग होती है। क्या मतलब हुआ कि जो डिफरेंट अनुनादी संरचनाएं होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अनुनादी संरचनाओं का योगदान जो उसके यौगिक के स्थायित्व में है वो बराबर हो, वो अलग अलग हो सकता है जो है। ये डिपेंड कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि जो है कि वो आयनिक है या वो अध्रुवीय, आयनिक है या नॉन आयनिक है। आयनिक जो यौगिक होते हैं वो अनुनाद में अपना योगदान कम देते हैं, जबकि जो है नॉन आयनिक होते हैं वो अपना अनुनाद में योगदान अधिक देते हैं। यहाँ पर हमने लिया है जो है 1,3 ब्यूटाडाइन CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1,3 ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ये बॉन्ड्स इधर माइग्रेट किया और ये बॉन्ड उठकर इधर चले गए। जब ये इधर माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके अपोजिट भी हो सकता है कि ये इधर माइग्रेट करे और ये इधर माइग्रेट करे, तो ये वाली संरचना बनेगी, यानी इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है केवल एक ही माइग्रेट करे, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये वाली संरचना बन जाएगी जो है। तो इस प्रकार की संरचना यानी इसकी 3 रेजोनेटिंग संरचनाएं बनेंगी, लेकिन इसमें इसका जो योगदान है, जो अध्रुवीय है या नॉन आयनिक है, इसका योगदान सबसे अधिक होता है।
5वां नियम है कि यदि अनुनादी संरचनाओं में कम स्थायी ऋण आवेश उपस्थित है तो वह अनुनादी संरचना ज़्यादा स्थायी नहीं होगी, जिससे ऋण आवेश अधिक ऋण विद्युतीय स्थान पर परमाणु पर हो। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि यदि कोई यौगिक ऐसा है जिसमें जो अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं उसमें एक परमाणु पर जो है धनावेश आ रहा है और दूसरे पर ऋण आवेश आ रहा है, तो यदि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यदि उसके ऊपर ऋणावेश आ रहा है तो वो अधिक स्थायी होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और यदि उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आता है तो वो जो है कम स्थायी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कीटोन्स का लिया हमने यहाँ पे, तो ये तो हम बता रहे थे आपको कि यदि कोई अनुनादी संरचना ऐसी बनती है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जो है धनावेश आ जाता है तो वह धनावेश तो वह अस्थायी होगी, और यदि उस पर ऋणावेश आता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो संरचना अधिक स्थायी होगी, जैसा कि कीटोन के केस में होता है जो है। कीटोन के केस में होता है कि यहाँ पर जो है ये इधर माइग्रेट करेगा जो है तो इस पर ऋणावेश आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये जो है इधर माइग्रेट कर जाए तो इस पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव, तो ये फिजिबल नहीं है। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो और इस पर धनायन हो तो ये जो है अस्थायी होगी संरचना, ये अधिक स्थायी होगी, यानी ये एक स्थायी संरचना होगी और ये एक अस्थायी संरचना होगी। इसके बाद नेक्स्ट नियम है जो है कि वे अनुनादी संरचनाएं कम महत्व की होती हैं जिनमें समान आवेश निकटतम परमाणुओं पर स्थित होता है। जैसे डाइकीटोन है फॉर एग्जाम्पल जो है, अब इसमें क्या होगा कि जो है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डबल बॉन्ड्स के, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, इसमें जो है इसके ऊपर चला गया, तो ये डाई कैटायनिक जो है संरचना बन गई। तो इसका जो है योगदान जो है अनुनाद में बहुत कम होता है जो है, और ये जो है संरचनाएं ज़्यादा महत्व की नहीं होती हैं जो है। नेक्स्ट नियम है कि जब दो संरचनाएं कम ऊर्जा की होती हैं तो अनुनाद स्थायित्व से सबसे अधिक होता है। यानी इसमें क्या मतलब है कि यदि कोई जो है संरचना, यदि कोई जो है अणु जो है अपनी ऐसी संरचना प्राप्त कर लेता है जो आसानी से कोई अणु त्याग करके एक स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा स्थायी होती है जो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलाइल धनाइन के दोनों अनुनादी रूप कम ऊर्जा के होते हैं और एक स्थायी कार्बोनियम आयन बनता है। यानी ये जो एलिल कार्बोकैटाइंस है और ये एलिल कार्बोकैटाइंस है, ये दोनों ही जो है समान प्रकृति के हैं जो है, और जो किससे प्राप्त हुए हमें एलिल क्लोराइड से जो है। तो इसमें से क्लोरीन निकल जाता है और एलिल कार्बोकैटायन या एल बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो इसीलिए ये जो एलिल क्लोराइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देता है। अब नेक्स्ट आता है कि जो है अनुनाद ऊर्जा क्या होती है। अनुनाद संकर की ऊर्जा और अणु की सबसे अधिक अनुनादी संरचना की ऊर्जा के बीच के अंतर को जो है अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो है कि जो सब अनुनाद संकर होता है और जो सबसे स्थायी अनुनादी संरचना होती है उनकी ऊर्जाओं के बीच का जो अंतर होता है उसको हम अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। इसको हम हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा या दहन ऊष्मा से ज्ञात कर सकते हैं जो है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक हाइड्रोजनीकरण या दहन ऊष्माओं के अंतर को ही अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। यानी हम उसकी हाइड्रोजन, यानी उसको जैसे कोई डबल बॉन्ड है, अब उसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो क्या होगा कि साइक्लोहेक्सीन है फॉर एग्जांपल,
अब इसका हाइड्रोजनेशन कराया तो क्या बनेगा, हमें साइक्लोहेक्सेन मिलेगा जो है, और उससे कुछ ऊर्जा जो है उत्सर्जित होगी, यानी इसकी जो ऊर्जा जो निकली यही इसकी जो है अनुनाद ऊर्जा कहलाती है जो है, यानी 28.6 किलो कैलोरी पर मोल जो है। इसी प्रकार से जो बेंजीन है, बेंजीन में इस तरीके के जो है 3 डबल बॉन्ड्स हैं 3H2, तो इसका जो मान आता है वो जो है 3H2 जुड़ जाएंगे इसमें जो है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और इसकी जो सैद्धांतिक मान होता है जो है वो होना चाहिए 85.8, यानी 3 से गुणा कर देंगे 28 को तो जो ये मान आ जाएगा जो है, ये मान आ जाएगा जो है 3 से गुणा करके। लेकिन हम वास्तव में देखते हैं कि ये जो जब इसका हाइड्रोजनेशन बेंजीन का कराते हैं तो हमें 49.8 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है ही प्राप्त होती है। ये जो दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस है, यानी सैद्धांतिक मान और जो प्रायोगिक मान जो हमें एक्चुअल प्राप्त हुआ है जो है, तो वो मान क्या होगा जो है हमारा 36 किलो कैलोरी। तो ये जो 36 किलो कैलोरी है यही जो है इसकी क्या कहलाती है, अनुनाद ऊर्जा, यानी जो हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं उसकी जो एक्चुअल मान है और जो हमारा जो है प्रैक्टिकली ऑब्जर्व मान है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो उस यौगिक की अनुनाद ऊर्जा कहलाता है ये। तो ये इस प्रकार से जो है आज हमने जो है अनुनाद के बारे में पढ़ा और अनुनाद के नियम तथा अनुनाद ऊर्जा के बारे में पढ़ा।